जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 10 सितंबर सैटरडे और दोस्तों आज हम दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को ज़्यादा सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हिंदू में नहीं आते हैं ना इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, लेकिन एक जो इशू है जो आज हम डिस्कस करेंगे इश्यूज़ रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन से संबंधित। यहाँ पे हम बात करेंगे बेंगलुरु फ्लड्स के बारे। काफ़ी ऐसे इमेजेस, डिस्टर्बिंग इमेजेस हमारे सामने न्यूज़पेपर्स में और टीवी स्क्रीन्स पे भी आती रहती हैं बेंगलुरु फ्लड्स की। जहाँ तक हम बात करें तो अब ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों हो रही है? आज बेंगलुरु है, कल को चेन्नई भी हो सकता है। चेन्नई में भी काफ़ी फ्लड्स की प्रॉब्लम रही है, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, कल को हो सकता है कि सेम सिचुएशन गुरुग्राम में भी हो, मुंबई में फ्लड्स आते हैं। ये क्यों हो रहा है? और एक आर्टिकल दोस्तों हम डिस्कस करेंगे गिग इकोनॉमी से संबंधित। तो गिग वर्क एक्सप्लॉयटेटिव क्यों है? ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, बिजनेस लाइन में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा। नाउ जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉन्च्ड यूपीएससी सीएसई 2023 का बैच 5। तो दोस्तों जो बच्चे अगले साल अपना पेपर दे रहे हैं, या अगर आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर हो, चाहे आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी हो, चाहे आप जीएस से संबंधित कोर्सेज लेना चाहते हैं, एसए से संबंधित कोर्सेज हो, सीसैट हो, वट एवर इट इज़, ये सारे कोर्सेज जो आपके जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इस बैच में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर को शुरू हो चुकी है और क्लासेस जो है 19 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो अभी एक इनॉग्रल डिस्काउंट कोड है अर्ली बर्ड, इसको अवेल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट sleepy.classes@gmail.com, यहाँ पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। नाउ अब क्या कारण है कि बेंगलुरु डूब रहा है? देखिए दोस्तों, अभी ऐसी बहुत सारी डिस्टर्बिंग इमेजेस आ रही हैं कि भाई गाड़ियाँ जो है वो सबमरीन्स बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि गाड़ियाँ सबमरीन्स बनी लिटरली, है ना। गाड़ियाँ चाहे वो महंगी गाड़ी हो चाहे वो सस्ती गाड़ी हो, वो डूब रही हैं, है ना। और बहुत सारे जो हमारे जो हाई एंड एग्जीक्यूटिव्स लोग जो होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, बड़ी आईटी कंपनीज़ में, जो कि शायद किसी और शहर में जाने के लिए बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते होंगे, लेकिन आज इतने भयंकर फ्लड्स में उनके पास भी साधन नहीं है कि वो अपने ऑफिस में कैसे पहुंच सकें। आज उनको भी ऑफिस में जाने के लिए ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ट्रक्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब चाहे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर हो या छोटे मकान हो, लेकिन बड़े घर वाले में जो जो बड़े घर में भी रहने वाले लोग हैं वो भी आज के टाइम पे उतना ही मुसीबत फेस कर रहे हैं जितनी मुसीबत जो कोई आम व्यक्ति करता होता है। तो अब ये कुदरत का कहर कहें कि इंसान का कहर कहें, किसका कहर कह सकते हैं? अब कुदरत को तो मज़ा नहीं आ रहा ना ये सब करते हुए, कहीं ना कहीं इंसान की ही गलती है, इंसान की ही नाकामियां हैं। यहाँ पे हम दोष देंगे खास करके जो पॉलिटिशियंस हैं, है ना, जो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अब आप अर्बनाइजेशन के नाम पे, रियल एस्टेट को डेवलप करने के नाम पे, मॉल्स को डेवलप करने के नाम पे इतनी रैम्पट अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन किस स्ट्रैटेजी से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शासन है और प्रशासन है वो अच्छा नहीं है। अब हु इज़ टू ब्लेम? देखिए बार बार क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, वाटर एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने बार बार ये बात बोली है कि जिस तरीके से हमने अपनी ज़मीन को इंक्रोच करा है, जिस तरीके से हमने लेक्स, वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करा है, कुदरत को जो हमने डिस्ट्रॉय करा है, और उसके चलते जो हरियाली है, जो फॉरेस्ट है, वो बहुत अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके चलते कॉन्क्रीटाइज लैंड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसके चलते कुदरत के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अब बेंगलुरु वॉज एक्सपैंडेड। अब ये हर एक मेट्रो सिटी की हम बात करें, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे वो नोएडा है, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, अब इतने बड़े मेट्रो सिटीज़ को बनाने के लिए अब ये शहर रातों रात तो नहीं बनते हैं। अब आसपास के जो गांव होते हैं उनको उजाड़ा जाता है, गाँव को उजाड़ के ही शहर बनते हैं, लेकिन गाँव को किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है ये भी बहुत बात मैटर करती है। ठीक है, अब बेंगलुरु को आसपास की पंचायत को उजाड़ा गया था बेंगलुरु शहर को बनाने के लिए, और इसके चलते 6 नगर निगम यानी कि हमारी सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बनाया गया था। अब इस ट्रांजिशन के समय जो लैंड रिकॉर्ड्स थे, वो लैंड रिकॉर्ड्स आज के टाइम पे भी किसी के पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो जो लैंड रिकॉर्ड्स थे, जो पुरानी पंचायत थी, जो पुराने गांव थे, वो लैंड रिकॉर्ड्स को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, या ये जो नेक्सस हम देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और रियल एस्टेट लोगों के बीच में, और अपने जो इंटरेस्ट बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, करप्ट इंटरेस्ट भी। वैसे ही इस पर्टिकुलर इशू को हम एथिक्स में भी कोट कर सकते हैं। अगर इशूज़ रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन की कोई बात हमको एथिक्स में भी आती है तो हम बेंगलुरु फ्लड्स की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब लेक्स हैं, उसके आसपास के जो कैचमेंट एरियाज हैं, दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइवेट लैंड्स। अब इसके चलते बहुत मुनाफा हुआ, बहुत पैसा कमाया रियल एस्टेट बिल्डर्स ने, लेकिन अब आज जो नुकसान हो रहा है, तो वो पैसा कमाने का फ़ायदा भी क्या? इतने सारे आईटी पार्क्स बना लिए, इतनी सारी कंपनीज बना ली, इतने बड़े बड़े मॉल्स बना लिए, लेकिन आज कितनी मुसीबत आ रही है।
अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, अब हम अक्सर अपने जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये स्टडी करने के लिए, स्टडी टूर्स के लिए जाते हैं कि वहाँ के शहर कैसे डिज़ाइंड है, वहाँ पे क्या अच्छी अर्बन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। हम पिछले 8 सालों से स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई दौरे लगते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जाते रहते हैं। अब वहाँ से क्या सीख के आए हैं? अब इतने सालों से अगर हम वहाँ पे जाके कुछ सीख के नहीं आए और कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी क्या? टैक्स पेस का नुकसान ही कर रहे हैं अगर वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जा रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यूरोप में भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अगर हम बात करें अर्बन मिस गवर्नेंस की, वहाँ पे भी देखने को मिला था, ठीक है। वहाँ पे भी नेक्सस ऑफ करप्शन देखने को मिला था, जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे, और साथ में रियल एस्टेट जो माफिया के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व थे। लेकिन आज के टाइम पे फिर भी उनके जो शहर हैं हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले साल जर्मनी में भी फ्लड्स आए थे, डेफिनेटली वहाँ पे भी बहुत समस्या की बात थी, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स की और अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इन देशों में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की जहाँ पे बात करें, अब ये जो इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन है, जंगलों को काटना, वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करना, लेक्स को डिस्ट्रॉय करना, इस जहाँ पे ये जिस ज़मीन पे ये एग्जिस्ट करते हैं उसको इंक्रोच करके बिल्डिंग्स बनाना, क्या ये जो सब चीज़ें हैं, वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, पार्क्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्या ये किसी को बिलोंग नहीं करते हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि इसका हम ख्याल रखें, इसका हम ध्यान रखें? और हमारी जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वो भी शायद सेम ही चीज़ कर रही हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने करा था आज से कुछ 60-70 साल पहले इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन। अब मंत्री ये कहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स ये कहेंगे कि देखो यहाँ पे कितना रोज़गार आ रहा है, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, आईटी पार्क्स बने हैं, अगर थोड़ा बहुत हमने गाँव को उजाड़ के शहर बनाए भी हैं, तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वो ठीक है, वो बात एक तरफ है, लेकिन किस तरीके से हम रोज़गार दे रहे हैं, किस तरीके से हम अपने वातावरण का भी ख्याल रख रहे हैं, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। एक बात को हम ध्यान रखें कि इस समय जब हम अपने वातावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। अब शायद आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले इस तरह के डिजास्टर्स नहीं होते थे। शायद ही सुनने को मिलता था कि इस लेवल के फ्लड्स कहीं यूरोप में आ रहे हैं, या फॉरेस्ट फायर्स की बातें आज से 60-70 साल पहले हमने सुनी हो, ठीक है। इतनी बातें पहले सुनने को नहीं आती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जो कि सबको इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो अमेरिका है। लेकिन वेस्टर्न देशों ने उस समय में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया था जब कुदरत के पास फिर भी समा था कि कैसे वो अपने आप को रीस्टोर कर सकता है, ठीक है, कैसे अपने आप को कुदरत हील कर सकती है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास वो समा नहीं है। आज के टाइम पे हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बनती है जब हम डेवलपमेंट की दिशा पे जा रहे हैं, तो हमारी जो जिम्मेवारी है वातावरण को प्रोटेक्ट करने की, वो ज़्यादा बनती है। हमारे पास कमी किस बात की है? इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की कमी है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकें, और आने वाले फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहेंगी। एक और बात हमने यहाँ पे याद रखनी है कि नो डाउट हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने काफ़ी सक्सेस अटेन किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हो या सोलर वाटर हीटिंग में हो, या अगर हमको गार्बेज को सेग्रीगेट करना है, या अगर हमको अब स्वच्छ भारत अभियान के चलते भी बहुत ये बिहेवियरल चेंज हमने देखा है कि लोग अब अपना जो कूड़ा है वो अपने डस्टबिन्स में फेंकते हैं, ठीक है। बट वी आर बेटर दैन मैनी इन एनवायरमेंटल कंप्लाइंस, लेकिन अभी भी काम कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा। काफ़ी सारे देशों से अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो हमारा एनवायरमेंटल कंप्लाइंस बेटर है, बट इज इट गुड इनफ? नो, इट्स नॉट गुड इनफ। आने वाले समय में दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हमको देना पड़ेगा। एक तो है क्लाइमेट रेजिलियंस, तो अब लोगों को आदत डालनी ही पड़ेगी कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाले समय में आएंगी। फ्लड्स की बात करें, देखिए सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट जो आपका जो रिट्रीटिंग मानसून होता है ना, तो नवंबर दिसंबर में अक्सर चेन्नई में भी ऐसी बात होती है, फ्लड्स की प्रॉब्लम आती है। तो यानी कि लोगों को अब थोड़ी इसकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन अगेन ये एक मौका भी है। अब ये भी नहीं कि अगर इसकी आदत डालनी है तो हम इसको हल्के में ले लें, लेकिन ये एक मौका हमारे अर्बन प्लानर, सिटी प्लानर्स के पास भी है कि कैसे वो अगर सोसाइटीज़ हैं, मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कैसे उनको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, फ्लड्स आते हैं, तो कैसे हम नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, हमको एक बेहतर वातावरण के टुवर्ड्स भी मूव करना पड़ेगा, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए अभी तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो, ऑपोजिशन पार्टी हो, एक दूसरे को अक्यूज़ करते रहेंगे कि भी देखो बेंगलोर का क्या हाल हो गया, बेंगलुरु को कितना एक्सप्लॉइट किया गया है। अक्सर ये जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग वोट मांगने कहाँ पे जाते हैं? वोट मांगने के लिए तो रूरल एरियाज़ में ही जाते हैं। अब बेंगलुरु तो एक मेट्रो सिटी है, तो यानी कि बेंगलुरु को किसके ऊपर छोड़ दो? बेंगलुरु का ख्याल कौन रखेगा? वो भी तो इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप करप्ट ऑफिशियल्स को, या अगर आप करप्ट नेताओं को बार बार चूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, और
अगर आपका ध्यान, वोटर्स का ध्यान डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति नहीं है तो हमको सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे नेता हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमारी बुरी पॉलिटिकल चॉइसेस के कारण भी हम इसका शिकार बन जाते हैं। अब उसके बाद इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उससे हमारी एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रही है? क्या उससे हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं इन नॉर्म्स को अच्छे तरीके से? अब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाने का भी एक समस्या होती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस डेलिबरेटली बनाए गए हैं ताकि वो एक दूसरे का काम ही काट सके। अब इसके चलते क्या होता है कि जो गवर्नेंस है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और अब इसके चलते, अब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाने के चलते करप्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। करप्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, रियल एस्टेट, ये जो नेक्सस है ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करता है। अब हमको आज के टाइम पे आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे, अब 11 इंडिपेंडेंट प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं बेंगलुरु में, क्यों ना उसको मर्ज करके सबॉर्डिनेट रखा जाए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। जितने इंस्टीट्यूशंस होंगे उतनी ब्यूरोक्रेसी होगी, उतने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, उतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ये सब करना ही क्यों? कुछ मुश्किल फैसले हम लोगों को भी करने पड़ेंगे, राइट। तो जैसे कि अगर हम बात करें, चलो क्लाइमेट रेजिलियंस की बात आती है, तो चलो दैट गोज बियॉन्ड फ्लड कंट्रोल। हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, हम नागरिकों की क्या जिम्मेवारी कि हम ऐसे क्या एफर्ट्स उठा रहे हैं कि हम जो वातावरण पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो चाहे वो, अब आज के टाइम पे हर एक घर के बाहर 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब ये भी एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। चलो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आए बाद में ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन क्यों ना हम कार ट्रैवल को थोड़ा कम करें, क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा इंप्रूव करें। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अब मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, बेंगलुरु में कई सालों से मेट्रो का प्रोजेक्ट बनता आ रहा था। क्या ज़रूरी है कि हमको इतने महंगे मेट्रो प्रोजेक्ट की वेट करनी है? अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट रख सकते हैं, चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम प्रमोट कर सकते हैं, वो और भी बेहतर है। और हमको अपनी हरियाली का, फॉरेस्ट कवर का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा विद इन द सिटी एंड इवन अराउंड द सिटी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमको देखनी पड़ेंगी। अब लेगेसी ऑफ इंक्रोचमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो हमको वी हैव टू डील विद अ ह्यूज लेगेसी ऑफ अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शंस एंड इंक्रोचमेंट्स, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो मुंबई हो। इलीगल तरीके से जो लैंड पे इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई गई है वो काम सही नहीं है, ठीक है। तो जो अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शंस है जो कि ऐसे लैंड के ऊपर इलीगल तरीके से बनाई गई है उसको रिमूव करना चाहिए। और कैसे हम कुदरत को, वेटलैंड्स को, फॉरेस्ट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर और हम डिले करेंगे नेचर को, अगर हम और डिले करेंगे कि नेचर अपने आप को रिक्लेम ना कर पाए, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स है ना आने वाले समय में वो और बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और ये जो फ्लड्स की समस्या है या हीट वेव्स की समस्या हो, ये किसी को नहीं बख्शेगी, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं। एक और बात हमें याद रहे, देखिए वहाँ पे कोई माइग्रेंट टेकी, यानी कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो शायद मे बी नॉर्थ इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट से कोई आया है, वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, किसी आईटी कंपनी में, किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, किसी छोटे स्टार्टअप में काम कर रहा है, या वहाँ का कोई साफ सफाई का कर्मचारी हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु की इकॉनमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब अर्बन गवर्नेंस की बात आती है तो अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के लोगों को, किस तरह के काउंसलर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सोचना कि जितना हायरार्की में कोई काउंसलर है, अगर हायर द रैंक जाएगा उतना ही ज़्यादा स्टेट्समैन लाइक क्वालिटी उसमें आएगी, तो ये शायद एक मिसकंसीव्ड एक परसेप्शन है। ये एक यहाँ पे शायद इस बात की गलत फहमी हमको हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो अर्बन प्लानर्स है, रियल एस्टेट माफिया है, उनका जो नेक्सस है वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है इन फ्लड्स के कारण, ठीक है। तो ये कुछ बातें दोस्तों जो इस आर्टिकल में हमारे सामने इंपॉर्टेंट थी डिस्कस करने वाली। फिर दोस्तों आज का एक जो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे गिग वर्क इज एक्सप्लॉयटेटिव इन यूनिक वेज। अब गिग इकॉनमी की बात पहले भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो जैसे अब जोमेटो है, स्विगी है, ऊबर है, ओला है, अब जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, है ना, यानी कि इनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। या अगर मान लीजिए कोई केयर इकॉनमी की जब बात आती है, यानी कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं या अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिनका हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, नौकरी में बहुत बिजी हैं, जॉब में बहुत बिजी हैं, तो जो केयर वर्कर्स होते हैं हम उनको हायर कर लेते हैं, है ना। तो अब ये बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट भी करते हैं इकॉनमी में। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कोरोना की बात करें, कोविड के टाइम की, तो कितने सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कि स्विगी के थे, जोमेटो के थे, या अगर हम जो एसेंशियल आइटम्स थे, इस तरह के जो चीज़ें थे जो डिलीवर करते हैं हमारे घर में, ठीक है। तो इन्होंने कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा उस समय में भी जब कोविड के चलते बहुत सीरियस लॉकडाउन चल रहे थे, ठीक है। और थैंक्स टू द गिग वर्कर्स बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, दे मैनेज टू गेट दी एसेंशियल सप्लाईज इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब नीति आयोग ने पीछे एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी, जहां पे नीति आयोग ने भी गिग वर्कर्स के बारे बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी बातें बोली थी, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी रेस करे थे।
और लाखों लोग, देखिए अब अगर आप जोमेटो का अगर कुछ ऑर्डर करते हैं, स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ पे जो आपके पास ड्राइवर आ रहा है ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, उसकी एजुकेशनल डिटेल्स भी आपके सामने वहाँ पे दी गई होती हैं। बहुत ऐसे हम देखते हैं कई बार जो लड़का आता है डिलीवरी करने के लिए, वो 10वीं पास होता है या 12वीं पास होता है या 8वीं पास होता है, तो बेशक वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है जोमेटो के ज़रिए, स्विगी के ज़रिए, जो कि अच्छी बात भी है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करें गिग इकॉनमी की, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था कि जो गिग इकॉनमी का जो काम है, गिग वर्क है, दिस कैन ट्रांसेंड द स्पेस एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। अब और ख़ास करके अगर हम डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स की बात करें, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्चुनेट नहीं थे, जिनको ज़्यादा एजुकेशन मिले, या अगर हम दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें या औरतों की बात करें, उनको भी गिग इकॉनमी के चलते बहुत ऐसे अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब 2020-21 के हिसाब से लगभग 80 लाख वर्कर्स थे जो कि गिग इकॉनमी में इंगेज थे, और ये जो आंकड़ा है आने वाले समय में, आने वाले 7-8 सालों में और बढ़ने वाला है, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो वर्कर्स होंगे गिग इकॉनमी में इंगेज होंगे। तो यानी कि अगर आज के ज़माने की बात करें, तो आज अगर 2020 से 22 के पीरियड की बात करें, लगभग 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया इज वर्किंग इन गिग इकॉनमी। तो आने वाले 7-8 साल में जो 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स गिग इकॉनमी में इंगेज्ड है, ये 4 से 4.5%, 4.5% पे इंक्रीज हो जाएगा। अब लेकिन अब कुछ फ्लिप साइड की बात करते हैं। देखिए, अगर आमतौर पे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी नॉर्मल हम कंपनी की बात करें, चाहे वो आईटी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे आप एज एन एम्प्लॉय काम करें, तो वहाँ पे आपका जो रिलेशन है एम्प्लॉयर के साथ काफ़ी वेल डिफाइंड रहता है। आपकी वहाँ पे एक वर्क स्पेस है, आपका वहाँ पे कोई डेस्क होगा जहाँ पे आप काम करेंगे, ठीक है, आपका जहाँ पे वर्क स्टेशन होता है। उसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है। आपको कई बार, जैसे अब हम बात करें, अब औरतों को मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको वो भी अरेंजमेंट मिलता है, जैसे आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयर से द्वारा मिलती हैं। लेकिन ये जब फ्लेक्सिबिलिटी है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या इस तरह की जो सिक्योरिटी है, क्या वो गिग इकॉनमी वर्कर्स को मिलती है? अब देखिए, गिग इकॉनमी वर्कर्स तो जब तक उनको कोई ऑर्डर आएगा तभी वो चलेंगे। 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे वो बाहर सड़कों पे ही अपना ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे होते हैं। अब आप अगर एक नॉर्मल अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना डेस्क है जहाँ पे आप काम करें, आपको इतना बाहर एक्सर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो वो अब देखिए वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो भी समाज में ही हैं। अब समाज भी, अब जैसे हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं हम, हर एक का, अब कहते हैं ना कि हर एक का ध्यान रखना चाहिए, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसी तरह से जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करते हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें जो पोटेंशियल है, जो आगे वो काम करेंगे, उन्हीं के चलते जो कंपनीज़ का मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा माइंडसेट हम गिग वर्कर्स में क्यों नहीं देखते हैं? अब गिग वर्कर्स हैं, वो भी तो स्किल है ना, उनके पास तो स्किल है, लेकिन उनके पास कोई वर्क स्पेस नहीं है। अब आज वो डोमिनो से ऑर्डर उठा रहे हैं, फिर 5 मिनट बाद वो पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर उठा रहे हैं, फिर तीसरे किसी ढाबे में से ऑर्डर उठा रहे हैं। अब वो ऑर्डर उठा के आगे किसी को डिलीवर करने जा रहे हैं। या अगर हम ऊबर की बात करें, ओला की बात करें, ठीक है, एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी पे वो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, अब ये कंपनी जोमेटो है, ऊबर है, ओला है, ये भी बहुत मुनाफा कमाती हैं, किसके किसके बदौलत? इन वर्कर्स के बदौलत, है ना। अब अगर इतना मुनाफा वो कमा रहे हैं, तो क्या उनका कुछ नहीं बनता कि वो इन वर्कर्स के प्रति थोड़ा ध्यान रखें? ज़रा सोचिए दोस्तों, हम कई बार जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं। आप कितनी बारी जो जोमेटो वाला जो आता है, देखिए यहाँ पे हम अगर एक नॉर्मल कंपनी में काम करें तो एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल मिलता है ना, उनको शाबाशी मिलती है, उनको इंसेंटिव्स मिलता है। लेकिन जो आपका जोमेटो वाले जो भैया हैं, स्विगी वाले भैया हैं, जो आपको ऑर्डर डिलीवर करने आते हैं, कितनी बार होता है कि आप उनको रेट करते हैं, क्या आप उनकी रेटिंग देते हैं? वो आपको कह के भी जाते हैं कि भैया हमको प्लीज़ रेट कर देना, क्योंकि आपकी रेटिंग जो है वो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर है वो तो नहीं उनको देख रहा, ठीक है, वो तो एक तरह से अपने एम्प्लॉयर के लिए, जोमेटो के लिए, स्विगी के लिए इनविजिबल है, ठीक है। और क्योंकि वो इनविजिबल है तो कोई मोटिवेशन भी नहीं है एम्प्लॉयर के लिए कि उनको बार बार हायर करें कि ना करें। तो एक जो गिग वर्कर है वो तो अपनी जॉब कितनी बारी लूज़ करेगा, कितनी बारी फिर से उसको ऐसा करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब उसके पास कोई ऑर्डर है तभी उसको पैसे मिलेंगे, जब उसके पास ऑर्डर नहीं है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अब उनका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत मोनोटनस है, उनको कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट की तो यहाँ अब उनके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो नहीं हो रहे हैं। अब आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपके ऊपर आपकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा जाएगा, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है कौन बेयर करेगा? वो तो आपकी कंपनी बेयर करेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ना कोई सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पे, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई बेनिफिट्स हैं। अच्छा, उसके बाद गिग वर्कर्स को कोई ये भी बेनिफिट नहीं है कि वो अगर उन्होंने ऊपर जाना है सोशल हायरार्की में, तो यहाँ पे कोई प्रमोशन वाला भी फंडा नहीं है कि आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन रहे हैं, फिर वीपी बन रहे हैं, फिर सीईओ बन रहे हैं। कोई ये वाला फंडा भी यहाँ पे नहीं है। एस्पिरेशंस तो इनकी भी है,
ठीक है। सरप्राइजिंग बात क्या है, लेबर कोड जो है ना, लेबर कोड्स ने भी ये बात ज़रूरी नहीं समझी कि हम गिग वर्कर्स को भी बीच में इंक्लूड करें, और कुछ लेबर कोड्स हैं जो कि उनको इंटायरली एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। अब गिग वर्कर्स जो हैं दे आर ओनली प्रोटेक्टेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, लेकिन ये बहुत कम है, ठीक है। अब रिसर्चर्स ने ये बताया है कि मेनी ऑफ देम दे स्पेंड 10 to 15 आवर्स, और ये बाहर सड़कों पे अपने डिवाइसेस के साथ और अपने फ़ोन के साथ एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर को पहुंचा रहे होते हैं। काफ़ी हेल्थ कंसर्न्स की बात है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, ठीक है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो जोमेटो स्विगी कितना इंकरेज करते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी करी जाए, 15 मिनट में डिलीवरी करी जाए। तो अब कितना उनको तेज़ गाड़ी चला के आना पड़ेगा इस चक्कर में, या अपना मोटरसाइकिल कितना तेज़ चला के आना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पर्सनल केयर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी खास करके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको हायर किया जाता है, ऐसे जिन वर्कर्स को हायर किया जाता है पर्सनल केयर सेक्टर में, तो कई बार फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं। तो कंक्लूजन की हम बात करें तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये बताता है कि लगभग 80% ऑफ द गिग वर्कर्स दे आर अर्निंग लेस दैन 20,000 पर मंथ। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि जो गिग वर्कर्स हैं इनको नहीं रखा गया कोड ऑफ वेजेस 2019 में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में। तो क्या ये डायरेक्ट वायलेशन नहीं है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क का? बहुत एक दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि नाइदर कोई डेफिनेशन है वर्क प्लेस की गिग इकॉनमी में, और ना ही इन वर्कर्स के पास कोई वर्क प्लेस सेफ्टी नॉर्म्स है। सो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? अभी आपने ये आर्टिकल पढ़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टैगरिंग राइज इन गिग एम्प्लॉयमेंट also has the potential to enhance exploitation in the garb of employment। तो जहाँ पे गिग एम्प्लॉयमेंट में नौकरियाँ बढ़ रही हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी हमने पीछे आंकड़े देखे कि लगभग 80 लाख वर्कर्स हैं जो गिग सेक्टर में काम करते हैं, और ये आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ हो जाएगा आने वाले 7-8 सालों में। लेकिन जो पोटेंशियल है, जो इनका शोषण करने का, एक्सप्लॉयटेशन करने का इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी गिग इकॉनमी में इस तरह का ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो 150 शब्दों में बताइए, और ये पीछे आर्टिकल रीड करके आप सफिशिएंटली आप इसमें आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपने कहाँ ड्रॉप करना है? सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। जस्ट एज्यूमिंग कि अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आपने क्या करना है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो आपने इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है कि प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज बिटवीन मंडे टू सैटरडे एनी टाइम बिटवीन 10 AM to 6 PM कर सकते हैं। नाउ as far as the best answer is concerned, तो कल काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस जस्टिफाइज अ कॉल ऑन अ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। तो ये आर्टिकल में ही इसमें से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन जाते थे जिसमें से हम आंसर कर सकते हैं। सो वेरी वेल डन महिमा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने आंसर लिखा है। डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वाचिंग द वीडियो कि कितने टाइम में आपने आंसर लिखा है। तो आप इस आंसर को पढ़ भी सकते हैं, इसको हम पिन कर देंगे। तो बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी गई है, जैसे आर्टिकल में भी मेंशन था जो कल डिस्कस किया था कि देखिए कितनी लोगों की जानें जा चुकी हैं। इतनी जान तो World War I में, World War II में लोगों की नहीं गई थी जितनी कोविड में लोगों की जान गई है। कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग लॉकडाउन के चलते, हमने कितना देखा, माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ था। महंगाई की बात करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अभी हम पैंडेमिक से बाहर निकले ही थे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल पड़ा, उसके चलते महंगाई की प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर को ही हम कह सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, UN हो, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं किया। बिकॉज देखिए अब यहाँ पे अभी भी जो गरीब देश हैं, तो गरीब देशों में अभी भी पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। तो क्या क्या कारण थे ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर की, यहाँ पे वो उन्होंने कारण लिखे हैं। इंडिया का लीड रोल क्या रहा था, अगर हम यहाँ पे वैक्सीन मैत्री की बात करें, हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी पॉलिसी की बात करें, क्या क्या लेसन्स इंडिया ने भी और बाकी देशों ने भी सीखे हैं, और ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी रेलेवेंट क्यों बनती है, कि अगर आने वाले समय में कोई इस तरह का क्राइसिस होता है तो कैसे हम कलेक्टिवली इसको मैनेज कर सकते हैं अपने इस कोविड के अनुभव से। सो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। और दोस्तों, जाने से पहले बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आप मेंटरशिप की तलाश में हैं, प्रीलिम्स, अगर आप अगले साल अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं और आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको कोचिंग नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स से पहले बहुत सारे बच्चों को एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, तो दोस्तों आपके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं। ये इसके यहाँ पे डिटेल्स, इसके फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। और दोस्तों, यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आप टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं, बिकॉज जितने हम टेस्ट देंगे उतना ही बेहतर है। अगर हमने अपने फियर को ओवरकम करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम फियर? बाय टेकिंग एक्शन, बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। तो आप इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ इस मेंटरशिप कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसके बारे में और डिटेल लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। और अगर आप अभी चाहते हैं तो ये कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स 2023, एंड यू कैन गेट एन एडिशनल 33% ऑफ। तो ये 11 सितंबर तक ये जो कोड है ये वैलिड है। सो दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपसे मिलूंगा मैं आप मंडे को। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।